नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं पिछले साल नेपाल में काफ़ी बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जेंजी प्रोटेस्ट हुआ था। उसके बाद इस साल एक बहुत बड़ी बहुमत के साथ नई सरकार बनती है। बालेन शाह जो कि बहुत पॉपुलर है नेपाल में, वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हैं और जब से आए हैं कोई ना कोई नया डिसीजन ले रहे हैं। काफ़ी बड़े बड़े डिसीजंस लिए जा रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर बहुत सारे नेताओं को जेल भेजा गया, लेकिन एक जो यहाँ पर डिसीजन उनका लिया गया है भारत और नेपाल बॉर्डर को लेकर, जो कि डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा और इसीलिए इसको लेकर प्रोटेस्ट भी हो रहा है। आप देख सकते हो ये खबर, प्रोटेस्ट इरप्ट्स इन नेपाल अगेंस्ट टैक्सेशन ऑन इंपोर्ट्स अबव 100 रुपीज फ्रॉम इंडिया। मतलब क्या है ना, वैसे तो अगर आप देखो तो दो देशों के बीच में अगर कोई भी ट्रेड होता है तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है, लेकिन भारत नेपाल का रिलेशंस काफ़ी अलग है। आप सब जानते हो बॉर्डर एरियाज पर आसानी से जो लोग हैं वो आ जा सकते हैं, जो भी कुछ सामान वगैरह है आसानी से खरीद सकते हैं, बॉर्डर के उस पार ले जाते हैं। लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से यहाँ पर अब जो है कस्टम ड्यूटी लगाया जा रहा है। अगर आप 200 का भी सामान लोगे तो यहाँ पर आपको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा और इसी की वजह से आपको इतने सारे प्रोटेस्ट और काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। इसको हम डिटेल से समझेंगे कि आखिर ये कौन सा नियम है, क्या कुछ नया किया जा रहा है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर। आप सब जानते हैं आज 21 अप्रैल है, आज है सिविल सर्विसेज डे। क्या है कि हमारे जो पहले होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने जो पहला बैच था आईएएस प्रोबेशनर्स का, उनको एड्रेस किया था और उसी के मौके पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और आज स्टडी आईक्यू पर कोई भी यूपीएससी कोर्स आप लेते हो तो 50% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही अगर आप लेना चाहते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस फोन नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको गाइड करेगी एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, नेपाल सरकार ने एक बहुत ही स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया है कस्टम ड्यूटी ऑन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। मतलब यहां पर नेपाल में अगर कोई भी छोटे से छोटा गुड्स, इनफैक्ट बोला जा रहा है कि अगर वो सामान 100 रुपए से ज्यादा हुआ, ये 100 रुपए मैं नेपाली रुपये की बात कर रहा हूं, अगर आप देखोगे ना तो 100 इंडियन रुपी अगर आप देखिए तो ये होता है 160 नेपाली रुपी। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर 63 रुपए का भी अगर इंडियन कोई गुड्स होगा और वो अगर नेपाल में ले जाया जा रहा है तो इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी आपको पे करना होगा। और ये पूरा रीजन अगर आप देखोगे ना इसमें, तो ये जो सबसे नीचे वाला रीजन है इसको तराई बेल्ट कहा जाता है। यहाँ पर मधेसी लोग काफ़ी बड़ी मात्रा में रहते हैं और वो काफ़ी अच्छा रिलेशन है। मतलब भारत के साथ आप कहीं पर भी देख लीजिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, काफ़ी अच्छा आपको रिलेशंस देखने को मिलेगा। और जैसे ही ये पर्टिकुलर रूल इंप्लीमेंट किया गया, यहाँ पर मास प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, चाहे वो बीरगंज है, कहीं भी अगर आप देखोगे। अच्छा, यहाँ पर ये जो इशू है वो क्यों एग्जिस्ट करता है, समझिए। क्या है कि भारत और नेपाल का जो बॉर्डर है ना, ये पूरे दुनिया में आप देखिए तो काफ़ी यूनिक है। मतलब यहाँ से लेकर एंड तक अगर आप देखेंगे तो 1700 किलोमीटर से ज़्यादा का बॉर्डर है। इनफैक्ट अगर आप रोड के थ्रू जाते हैं तो कोई भी पासपोर्ट नहीं लगता है, वीज़ा नहीं लगता है। अगर आप फ्लाइट के थ्रू जाते हैं काठमांडू तो उस केस में आपका पासपोर्ट लगता है। मान लीजिए आपके पास पासपोर्ट नहीं भी है तो भी आपके पास अगर वोटर आईडी है इंडिया का, वो भी चल जाएगा। आप समझ रहे हो, ये बहुत ही यूनिक आपको देखने को मिलता है पूरे दुनिया में। और काफ़ी फ्री मूवमेंट है, लोग आ जा सकते हैं आसानी से, गुड्स की ट्रेडिंग होती है, लेबर्स की आवाजाही होती है। और ये एक्चुअली जो पूरा नियम है ना, वो 1950 का जो इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप है, वहाँ से ये आता है और आसानी से चीज़ें अभी तक चलती आ रही हैं। इसका इम्पैक्ट देखिए क्या होता है। क्या है कि जो बॉर्डर रीजन्स हैं, भारत और नेपाल का बॉर्डर है, वो एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट की तरह काम करता है। मतलब अगर मान लीजिए कोई बीरगंज में व्यक्ति है, अगर बॉर्डर के उस पार है, वहाँ से अगर कोई सामान लेना है तो आसानी से वो यहाँ पर बॉर्डर क्रॉस करके भारत आता है, रक्सौल जो यहाँ पर पड़ता है शहर, वहाँ से सामान खरीदता है, वापस चला जाता है। इस तरह से अलग अलग जो पॉइंट्स हैं भारत और नेपाल बॉर्डर पर, वहाँ से ये चीज़ें होती रहती हैं। तो फॉर्मल जो टैक्सेशन सिस्टम है उससे वो बच जाता है एंड दैट इज़ वाई ग्राउंड रियलिटी काफ़ी अलग हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको इनफॉर्मल बॉर्डर इकोनॉमी की बात करता हूँ। क्या है कि लोग, जैसा मैंने आपको बताया, चाहे रक्सौल है, सीतामढ़ी है, वहाँ से आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे, ये बॉर्डर है भारत और नेपाल का और ये वाला जो एरिया है ये है एक्चुअली बीरगंज, जो कि नेपाल में आता है। और इस साइड अगर आप देखोगे बॉर्डर के इस पार, तो ये रहा आपका रक्सौल जो कि इंडिया में आता है। इनफैक्ट जो रेलवे है वो भी अगर आप देखेंगे तो लास्ट इसी पॉइंट तक जाती है, रक्सौल तक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना, बीरगंज में
लोगों को सामान वगैरह चाहिए होता है। अब भारत में क्या है, सामान सस्ते में मिल जाता है, वहाँ से लोग बॉर्डर आसानी से क्रॉस किए, कोई ज़्यादा चेकिंग वगैरह खास होती नहीं है, यहाँ से सामान लेते हैं चले जाते हैं, अपने कंजम्पशन के लिए तो लेते हैं, साथ ही साथ बेचने के लिए भी मैं देखता हूँ काफ़ी सारे लोग जो है वो सामान भारत से ले जाकर बीरगंज में बेच देते हैं। तो इस तरह का पूरा सिस्टम मिलता है, इसमें चाहे वो ग्रॉसरीज है, क्लोथ्स है, मेडिसिन हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, और ये जो गुड्स हैं वो काफ़ी सस्ते भी होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं और स्मॉल क्वांटिटीज़ में लाए जाते हैं। तो ये अपने आप में एक माइक्रो इंपोर्ट इकोनॉमी बन जाती है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि नेपाल सरकार ने क्या किया है, क्यों इसको लेकर इतनी चर्चा हो रही है। क्या है कि कस्टम ड्यूटी जो है, कोई भी अगर इंडियन गुड्स आएगा नेपाल के अंदर और उसकी वैल्यू 100 नेपाली रुपए से ज़्यादा का है, तो उसके ऊपर उसको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। बॉर्डर चेक्स यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं। बॉर्डर के ऊपर वैसे तो पहले भी यहाँ पर ऑफिसर्स होते थे, लेकिन और भी आर्म्ड पुलिस ऑफ फोर्स जो हो गई, कस्टम्स ऑफिशियल्स हो गए, उनको डिप्लॉय किया गया है। साथ ही साथ जो भी इंडियन गाड़ी नेपाल एंटर कर रही है उसको अच्छे से मॉनिटर किया जा रहा है। इनफॉर्मल जो ट्रेडर्स हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा, ये कोई नया लॉ नहीं है। जो अभी नई सरकार आई है बालिन शाह की नेपाल में, वो कोई नया कानून नहीं लाई है, कानून तो बहुत पहले से चलता आ रहा है। इसको बस स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है, स्ट्रिक्टली इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, सरकार ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे का भी कारण समझिए। सबसे पहला है रेवेन्यू। नेपाल में अगर आप देखोगे तो एक तो टैक्स बेस बहुत कम है, हार्डली कोई फॉर्मल तरीके से टैक्स दे रहा है, इंपोर्ट के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है। तो इनफॉर्मल ट्रेड अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू लीकेज बड़ी मात्रा में होता है। मान लीजिए ये सारे गुड्स को अगर आप मिला दो जो नेपाल में एंटर हो रहे हैं, और हर एक गुड्स के ऊपर अगर टैक्स जाएगा तो नेपाल सरकार को काफ़ी फायदा होगा। फिर दूसरा है इंपोर्ट डिपेंडेंसी प्रॉब्लम। क्या है कि नेपाल इंडिया पर काफ़ी निर्भर करता है, इंपोर्ट कराता है। 60 to 65% से ज़्यादा का जो ट्रेड है नेपाल का, वो भारत के साथ होता है। एसेंशियल गुड्स की डिपेंडेंसी है। तो इस पॉलिसी के तहत नेपाल सरकार ये सोच रही है कि अगर मान लो ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, अच्छे से करेंगे चीज़ों को, तो लोग कम इंपोर्ट करेंगे भारत से, और यहाँ पर जो प्रोडक्शन वगैरह है वो नेपाल के अंदर ज़्यादा होगा, नेपाल में इंडस्ट्रीज़ खड़ी होंगी। ये भी एक यहाँ पर हो सकता है। तीसरा है प्रोटेक्शन ऑफ लोकल मार्केट्स। जो नेपाल के अंदर ट्रेडर्स हैं, बिजनेसेस हैं, उनका अक्सर ये कंप्लेन रहता है कि सरकार टैक्सेशन को अच्छे से अप्लाई नहीं कर रही है, जो कस्टम ड्यूटी है, क्योंकि बहुत सारे लोग नेपाल के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे सामान ना खरीद के भारत के प्रोड्यूसर से खरीदते हैं, क्योंकि भारत सस्ते में मिल जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ स्केल ज़्यादा है, बेटर लॉजिस्टिक्स है। तो इसकी वजह से नेपाल के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रॉब्लम होती है, उनको लॉस होता है। उनका ये कहना है कि फिर यहाँ पर कोई प्रोडक्शन क्यों करेगा। तो एक तो ये हो गया। और एंटी स्मगलिंग नैरेटिव, मतलब गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि स्मगलर्स अक्सर इसका फ़ायदा उठाया करते थे, इसलिए इसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ है कि कई जगह पर आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि बॉर्डर जो सोसाइटी है उनको बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ा इकोनॉमिक शॉक आप कह सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बोल रहा था ना कि नेपाल से बहुत से लोग आसानी से भारत आते थे, सामान खरीदते थे, ले जाते थे। तो जो डेली कंजम्पशन की चीज़ें हैं, लाइवलीहुड है, वो इम्पैक्ट यहाँ पर हो रही है। और साथ ही साथ रिग्रेसिव इम्पैक्ट होगा, मतलब जो पॉलिसी है वो ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। जो डेली वेज अर्नर्स हैं, जो मान लो नेपाल रहते हैं, इधर से आते हैं, सामान लेते हैं, चले जाते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। और वेल्दी जो है वो कहीं ना कहीं टैक्स को फिर भी एब्जॉर्ब कर लेंगे, गरीब व्यक्ति कहाँ से कर पाएगा। इसके अलावा कल्चरल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन डिसरप्शन भी है। क्या है कि भारत नेपाल का रिलेशन रोटी बेटी हम कहते हैं ना, वैसा रिश्ता है यहाँ पर। तो पॉलिसी की वजह से जो डेली क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट है वो काफ़ी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव आउटरीच का ओवर रीच, उसका परसेप्शन भी आपको मिलेगा। मतलब लोगों का कंप्लेन है कि ये चेक पॉइंट पर पहले इतनी परेशानी नहीं होती थी, अब हैरेस किया जा रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लोग आ जा नहीं पा रहे हैं अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं, इसलिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, मधेसी। क्या है कि मधेश जो लोग हैं यहाँ पर, उनके अंदर पहले से ये भावना थी कि कहीं ना कहीं उनको ये बात चुभती थी कि नेपाल में पॉलिटिकली और उनको वो स्पेस नहीं दिया जाता। ज़्यादातर जो हिली रीजन्स में लोग रहते हैं वही यहाँ पर ज़्यादातर डिसीजंस लेते हैं, और जो मधेश लोग हैं उनको मार्जिनलाइज किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हिल सेंट्रिक डिसीजन लग रहा है, इम्पोज किया जा रहा है। प्लेन वाले जो लोग रह रहे हैं, जो तराई बेल्ट मैंने आपको बताया ना, उनके ऊपर जानबूझ के चीज़ों को इम्पोज किया जा रहा है। ये भी एक परसेप्शन आपको नेपाल में देखने को मिलेगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? अगर हम नेपाल की बात करें तो शॉर्ट टर्म में तो ऑब्वियस ही बात है, नेपाल को बहुत प्रॉब्लम होगी, लोकल मार्केट डिसरप्ट हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में हो सकता है शायद नेपाल को फायदा हो, यहाँ पर जो ट्रेड है वो फॉर्मलाइज हो जाए, सरकार को रेवेन्यू आने लग जाए, नेपाल के अंदर और इंडस्ट्रीज वगैरह खड़ी हो जाए। और यहाँ पर हो सकता है पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से आप देखो तो रीजनल डिसकंटेंट होगा। अगेन जो तराई बेल्ट में लोग रह रहे हैं,
उनको प्रॉब्लम होगी, उनके अंदर ये भावना आएगी कि नेपाल की जो सरकार है वो सबको साथ लेकर नहीं चल रही है। भारत की इकोनॉमी को भी हिट होगा। लेट मी टेल यू, भारत के जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, क्योंकि नेपाल के लोग आते हैं, सामान खरीदते हैं, चले जाते हैं, तो भारत के ट्रेडर्स को भी तो इससे फ़ायदा होता है। तो इनके ऊपर भी काफ़ी इम्पैक्ट यहाँ पर होने वाला है। अच्छा, इसका जियोपॉलिटिक्स भी समझिए। क्या है कि नेपाल भी बैलेंसिंग स्ट्रैटेजी अपनाता है कि भारत के साथ भी हैं, चाइना के साथ भी हैं, और इंडिया के ऊपर डिपेंडेंसी कम करना चाहता है। और नेपाल के लिए प्रॉब्लम ये भी है इकोनॉमिक सॉवरेनिटी का वर्सेस ज्योग्राफिक रियलिटी का। देखो, नेपाल चाहता है कि वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट बने, वो भारत के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। प्रॉब्लम ये है कि वो कैसे हो पाएगा, कैसे पॉसिबल है, क्योंकि कहीं रास्ता ही नहीं है ना। नेपाल के पास कोई पोर्ट है नहीं, ऊपर की तरफ पूरा हिमालय हो गया, तो अल्टीमेटली उसको भारत के ऊपर डिपेंड होना ही पड़ता है। तो ये एक पूरी जियोपॉलिटिक्स आपको देखने को मिलेगी। खैर, जो भी है, यहाँ पर पिछले 1-2 दिनों से इसके बारे में काफ़ी चर्चा चल रही थी, खबरें आ रही थी, वो आई होप आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन कौन सी नदी ऐसी है जो नेपाल में ओरिजिनेट होती है और वो भारत में आती है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, आज 21 अप्रैल सिविल सर्विसेज डे के मौके पर हमारे सभी यूपीएससी कोर्सेज पर 50% का तो डिस्काउंट मिलेगा ही, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस बार की जो ऑल इंडिया रैंक 88 हैं, जो कि स्टडी आईक्यू के फाउंडेशन बैच से ही उन्होंने क्रैक किया है, वो आपको फ्री में मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ये फोन नंबर है, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।